हेलो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। हमारा फोकस होगा ग्रिड एंसिलरी सर्विसेज, यानी ग्रिड एंसिलरी सर्विसेज में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स या BESS के इंटीग्रेशन पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में फ्यूचर पावर ग्रिड्स को स्टेबिलिटी देने में ये टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे भारत के ग्रिड ट्रांजिशन की चुनौतियों से, फिर हम मार्केट पिलर्स और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को समझेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल आर्किटेक्चर और TRS मार्केट प्राइसिंग डायनामिक्स पर बात करेंगे। आखिर में BSS AGC पायलट प्रोजेक्ट और वर्तमान BSS इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत के ग्रिड ट्रांजिशन की चुनौतियां, जहां हम बेसलाइन एस्टैब्लिश करेंगे। 250 गीगावाट। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये भारत के ग्रिड के मैसिव स्केल को दर्शाता है। अभी तक हमारी जो मैक्सिमम डिमांड मीट हुई है वो लगभग 250 गीगावाट है। और पता है, 2030 तक इस डिमांड के 334 गीगावाट तक पहुंचने का टारगेट है। ग्रिड ऑपरेशंस के नजरिए से ये सच में एक बहुत बड़ा स्केल है। अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के नंबर्स पर एक क्विक नज़र डालें तो टोटल जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 513 गीगावाट है। इसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का हिस्सा 267 गीगावाट है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 189 गीगावाट तो अकेले विंड और सोलर से आता है, और इसके अलावा 23.6 गीगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी भी है। इस डेटा से क्लियर है कि ग्रिड पर रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन का स्केल अब कितना विशाल हो चुका है। लेकिन इसी विशाल स्केल की वजह से एक बड़ी टेक्निकल चुनौती सामने आती है, जिसे हम डक कर्व यानी डक्स कर्व कहते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं कि दिन के वक्त इस कर्व की बेली यानी निचला हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सा टेक्निकल मतलब ये है कि सोलर आवर्स के दौरान थर्मल स्टेशंस के पास जनरेशन कम करने का जो मार्जिन होता है, जिसे डाउनवर्ड मार्जिन कहते हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और इसके रिजल्ट्स क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर काफी सीरियस चैलेंजेस। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखिए। 5 मार्च 2026 को ग्रिड पर इंस्टेंटेनियस रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन अपने 40.96% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब इतनी बड़ी मात्रा में एडिशनल सोलर जनरेशन को ग्रिड में अब्सॉर्ब करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम डिमांड के बीच की खाई भी लगातार चौड़ी हो रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मार्केट पिलर्स और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जहां हम कंट्रोल फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का टाइमलाइन आखिर काम कैसे करता है? जैसे ही ग्रिड में कोई डिस्टर्बेंस होता है, सबसे पहले सिंक्रोनस इनर्शिया और प्राइमरी कंट्रोल एक्शन में आते हैं, जो शुरुआती 45 सेकंड्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंट्रोल टेक ओवर करता है और फिर ग्रिड को पूरी तरह संभालने के लिए 15 से 30 मिनट की विंडो में टर्शरी कंट्रोल यानी टर्शरी कंट्रोल काम करता है। इसमें सबसे पहला टर्म है TRAS यानी टर्शरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज। ध्यान रखिए, ये पूरी तरह से एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है। इसका मेन काम है ग्रिड में एनर्जी इंजेक्शन का करेक्शन करना, ताकि एक सिस्टम वाइड बैलेंस मेंटेन किया जा सके। और दूसरी तरफ है SRS यानी सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज। ये TRS से अलग है क्योंकि ये ग्रिड कोड द्वारा मैंडेट किया गया एक रेगुलेटेड प्रोविजन है। ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यानी AGC के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, जिसका प्राइमरी काम ग्रिड की कंटिन्यूअस बैलेंसिंग करना है। TRS और SRS के बीच का ये टेक्निकल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। TRS का काम है ब्रॉड लेवल पर कोर्स करेक्शन करना, जिसके लिए वो पहले से एक्टिव यानी ऑन बार रिसोर्सेज का यूज करता है। लेकिन SRS का रोल बहुत ही फाइन और क्विक होता है। ये सिर्फ जनरेटर की मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग यानी MCR के ±5% के सख्त रिजर्व्स के अंदर रहते हुए फाइनर फ्रीक्वेंसी करेक्शंस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से हैंडल करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल आर्किटेक्चर, जहां हम इसके टेक्निकल मैकेनिज्म को देखेंगे। 24/7 ऑटोमेटिक और सप्लीमेंट्री कंट्रोल हवा में तो नहीं होता, राइट? इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बैकबोन चाहिए। इसमें शामिल है प्लांट का डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, डेटा ट्रांसमिशन के लिए डेडिकेटेड RTU, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या OPW, सिक्योरिटी के लिए राउटर कम फायरवॉल, IEC 104 प्रोटोकॉल और फाइनली NLDC पर मौजूद मुख्य सॉफ्टवेयर जो एरिया कंट्रोल एरर यानी ACO को कैलकुलेट करता है।
अगर आप इस नेटवर्क पाथ को देखें तो आप समझ पाएंगे कि डेटा कैसे फ्लो करता है। पावर प्लांट के डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो आरटीयू और फायरवॉल से होते हुए डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यानी एनएलडीसी के सॉफ्टवेयर तक पहुंचते हैं। ये पूरा लूप 100% ऑटोमेटिक है और एक कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल के अंडर काम करता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी बीईएस के लिए एक बहुत ही ग्रैन्युलर एजीसी सिग्नल लिस्ट का यूज होता है। ये सिस्टम ग्रिड के साथ हर 4 सेकंड में सिग्नल्स एक्सचेंज करता है। इसमें एक्चुअल मेगावाट और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज जैसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स शामिल होते हैं, जो हर 4 सेकंड में लगातार अपडेट होते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा सेक्शन, TRAS मार्केट प्राइसिंग डायनामिक्स और इसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। TRAS के कमर्शियल रूल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो ट्रैश सब बिड्स डिस्पैच हो जाती हैं, उन्हें DSA पूल से UMCP पर पेमेंट मिलती है। जो अब बिड्स क्लियर तो हो जाती हैं लेकिन डिस्पैच नहीं होती, उन्हें 10% MCP कमिटमेंट चार्ज मिलता है, जो 20 पैसे पर किलोवाट पर कैप्ड है। वहीं क्लियर्ड ट्रैश डाउन बिड्स DSA पूल को पे एज बिड बेसिस पर पे करती हैं। प्राइसिंग डायनामिक्स देखकर आप हैरान होंगे। सोलर आवर्स में प्राइसेस गिरकर 0.1 रुपए तक आ जाते हैं, जबकि नॉन सोलर आवर्स में ये 10 से 20 रुपए तक की कैप को टच कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, बेस एजीसी पायलट प्रोजेक्ट, जहां हम इसके रियल वर्ल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन को समझेंगे। नई दिल्ली के किलोकरी में BRPL का ये पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2025 में कमीशन हुआ था। ये 20 MW और 40 mH का लिथियम आयन BESS एक बहुत ही क्रूशियल फाउंडेशनल यूटिलिटी स्केल टेस्ट है। इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन तब आया जब मई 2025 में सक्सेसफुली क्लोज्ड लूप AGC टेस्टिंग कंडक्ट की गई। इस पायलट ने इफेक्टिवली प्रूव कर दिया कि BESS और AGC सॉफ्टवेयर आसानी से एक परफेक्ट सिंक में काम कर सकते हैं। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 6, जिसमें हम अप्रैल 2026 तक की वर्तमान BESS इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का स्टेटस देखेंगे। अप्रैल 2026 तक के डेटा के अनुसार ग्रिड पर कई हाइब्रिड और स्टैंडअलोन स्टोरेज कैपेसिटीज ऑपरेशनल है, जैसे वेस्टर्न रीजन में सेची का 40 मेगावाट प्रोजेक्ट, नॉर्दर्न रीजन में जूनिपर ग्रीन का 41 मेगावाट, रिन्यू सूर्य रोशनी का 23 मेगावाट और किलोकरी BSS का 20 मेगावाट प्रोजेक्ट मौजूद है। इसी तरह सदर्न रीजन में रिन्यू सूर्या ओजस का 75 मेगावाट और ईस्टर्न रीजन में कजरा BSS का 45 मेगावाट सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि एंसिलरी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास फिजिकल कैपेबिलिटी अब पूरी तरह से रेडी है। तो इस सब का आगे क्या असर होगा? एक आखिरी सवाल पर गौर कीजिए। अभी तो इंस्टेंटेनियस रिन्यूएबल पेनिट्रेशन सिर्फ 40.96% के आसपास है, लेकिन सोचिए जब ये नंबर और आगे बढ़ेगा तब इन प्रिसाइज BESS कैपेसिटीज की स्केलिंग SRAS और TRAS मार्केट्स को आखिर कैसे अडेप्ट करेगी? जैसे जैसे ग्रिड पर रिन्यूएबल्स का शेयर बढ़ेगा, ये ऑटोमेटेड फ्लेक्सिबिलिटी और बैटरी सिस्टम्स ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए कोई चॉइस नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाएंगे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।